ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सोल्व करेंगे। पार्ट 3 सोल्व नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट 3 सेम एज पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई चेंजिंग नहीं आई है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कोई चेंजिंग नहीं आई है। बुक के अंदर सेम जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है वही पार्ट 3 है। अब चूँकि पार्ट 2 को हम प्रूव कर चुके हैं तो पार्ट 3 की ज़रूरत नहीं है। अब जो है कि हम पार्ट 4 को प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव डेट। तो एक्सपेंड किए बगैर हमने क्या करना है, प्रूव करना है, यानी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर हमने प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसका मतलब गलत ले लेते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब कम्प्लीटली विदाउट एक्सपेंडिंग ही होता है, ऐसा सोचना गलत है। देखो विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये है कि हमने डायरेक्टली इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पर क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जितना हम ला सकते हैं लेकर आएंगे। जहाँ प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि डायरेक्टली इसको एक्सपेंड नहीं करना, ये है विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब, बल्कि हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। जब प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होगा जिस जगह पर, तो वहाँ पर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ये नहीं समझना कि आप विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब एक्सपेंड करना ही नहीं है, तो फिर हमारे पास 4ABC कहाँ आएगा। यानी कि ऐसा वक्त आएगा जब हम इसको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे तो डिटर्मिनेंट की ऐसी फॉर्म बनेगी जहाँ पर डिटर्मिनेंट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो उसको बोले कि ये किसके इक्वल है, 4ABC के इक्वल है या किसी और चीज़ के इक्वल है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिहाजा हमने क्या करना पड़ता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये है LHS है और ये RHS है। अब मैं LHS को RHS के इक्वल बनाऊंगा किस तरह से, तो मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ। क्या है LHS, B + C A B C + A B C A + B। अब देखो यहाँ हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब देखो प्रॉपर्टी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किसी भी जगह पर। इससे पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट सोल्व करवाए, प्रॉपर्टी मैंने मेंशन नहीं की, सिर्फ मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। प्रॉपर्टी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब देखो मुझे क्या करना है, रोज़ को भी देखना है, कॉलम्स को भी देखना है अच्छी तरह से, किस तरह से जो है कि हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि रो 2 एंड रो 3 इन दोनों को ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा, मैं रो 1 से उस रिज़ल्ट को क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमने क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है रो 1 में। किस तरह से, अब रो 1 में ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैंने रो 1 इस तरह से लिखा, R1 लिखा। फिर मैं क्या करूँगा, R1 में क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा, R2 एंड R3 के का जो सम होगा, R2 और R3 का जो सम होगा उसके रिज़ल्ट को मैं R1 से माइनस कर दूँगा। अब देखो ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास क्या है, R3 है। अब B में मैं क्या करूँगा, C को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, B + C हो जाएगा। अब B + C में क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा इस B + C से। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, B में क्या करूँगा, मैं C को ऐड कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, B + C हो जाएगा। अब ये जो B + C है ये क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा इस B + C से, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिहाजा जो है कि मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 0 लिखूँगा। इसी तरह से C + A में मैं C ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A + 2C हो जाएगा। अब A + 2C को मैं क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा इस A से, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, -2C आ जाएगा। इसी तरह से मैं B में ऐड करूँगा A + B को,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा। अब a प्लस 2b को मैं माइनस कर दूंगा इस a से, तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, -2b आएगा। तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा, अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, -2a लिखूँगा। इसी तरह से फिर मैं क्या लिखूँगा, -2b लिखूँगा। देखो b में c को ऐड किया, b प्लस सी माइनस कर दिया, b प्लस सी से तो मेरे पास क्या आया, 0 आया। यहाँ पर c प्लस a में c ऐड कर दिया तो क्या आ गया, a प्लस 2c आ गया, a प्लस 2c माइनस कर दिया इस a से तो हमारे पास क्या आ गया, -2a आ गया। इसी तरह से -2c आएगा। इसी तरह से b में हमने ऐड कर दिया a प्लस b को, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 2b आ गया। a प्लस 2b हमने माइनस किया इस a से तो हमारे पास क्या होगा, -2b होगा। अब रो 2 एंड रो 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि b c प्लस a b c a प्लस b एज इट इज़ लिखेंगे हम इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रो 1 है, इस रो 1 में से हम -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग, अब किस तरह से कॉमन लें, देखो यहाँ पे -2c है, -2b है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 है। तो याद रखो 0 से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। देखो ये 0 लिखा हुआ है ना, इस 0 की जगह मैं -2 इंटू 0 लिखूँ तो एक ही बात है, रिज़ल्ट 0 ही रहेगा। तो -2 कॉमन ले सकता हूँ रो 1 से, तो मैं लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम R1 से जब मैं कॉमन लूँगा क्या, -2, किस तरह से, तो देखो मैं लिखूँगा -2 लिखा मैंने। अच्छा, अब ये LHS लिया है तो हम यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, -2 तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा, C आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, B आएगा। इसी तरह से B C प्लस A और यहाँ पर B आएगा, C आएगा और ये A प्लस B आ जाएगा इस तरह से। तो ये मैंने -2 कॉमन ले लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जो है कि देखो मज़ीद हम जो है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको अभी भी हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। किस तरह से, देखो अब यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, अगर C में से C चले जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इस B में से ये B चले जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जितना जो है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं उतना हम लेकर आएंगे प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब देखो प्रॉपर्टी को मेंशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आप ख़ुद कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हम जो है रो 2 में से रो 1 को मैं क्या कर देता हूँ, रो 2 में ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, रो 2 में से मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ रो 1 को, एंड रो 3 में ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ मैं, और रो 3 में से मैं माइनस कर देता हूँ रो 1 को। यानी रो 2 में से भी रो 1 को माइनस करूँगा, रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करूँगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल टू, और ये क्या लिखा हुआ है, -2, तो -2 लिखूँगा। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, देखो अब रो 2 में से रो 1 को मुझे क्या करना है, माइनस करना है, यानी b -0 करूँगा तो मेरे पास, अच्छा रो 1 तो मैं एज इट इज़ लिख दूँगा, सबसे पहला काम तो ये करूँगा। अब देखो रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है और रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है, तो लिहाजा रो 1 हम एज इट इज़ लिखेंगे 0CB। अब देखो b में से 0 को माइनस करेंगे तो b -0 क्या होगा, b होगा, b लिखेंगे। इसी तरह से c प्लस a में से c माइनस करेंगे, c प्लस a में से c माइनस करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा। इसी तरह से b में से b माइनस करेंगे, इस b में से इस b को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से c में से 0 माइनस करेंगे, अब रो 3 में से रो 1 को माइनस कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। अब c में से 0 माइनस करेंगे तो c माइनस 0 क्या होगा, c होगा। इसी तरह से c माइनस c क्या होगा, 0 होगा।
इसी तरह से a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, a होगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जा सकती, इस पोजीशन पर, इस डिटर्मिनेंट पर कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जा सकती। हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पता है जो यहाँ पर हम यूज़ कर सकें। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो है कि हमने क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ स्टेटमेंट एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो हम क्या करते हैं, R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। किस तरह से, देखो ये -2 लिखा मैंने। अब देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा। तो मैं इसको C से स्टार्ट करता हूँ। किस तरह से, अब देखो हमें पता है पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होता है। तो यहाँ पर ये -C लिखूँगा मैं। अब क्या करूँगा, b को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ab हो जाएगा, -0 को c से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, प्लस b लिखूँगा। अब b को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, माइनस a को c से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ac आ गया। अब क्या करूँगा, -2, अब -c को ab से मल्टीप्लाई करूँगा तो -abc हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, b को ac से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, abc हो जाएगा। अब देखो -2 है, माइनस ए बी सी क्या होगा, -2abc होगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 4abc होगा। अब ये RHS का रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, LHS का रिज़ल्ट क्या आया, ये जो हम LHS लेकर सोल्व कर रहे हैं तो LHS का रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, 4abc है। और 4abc किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो ये हमने इस तरह से प्रूव कर लिया, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम प्रूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सोल्व करेंगे। पार्ट 5 में हमें जो LHS में डिटर्मिनेंट गिवन है वो हम RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। किस तरह से, देखो हमारे पास LHS, अब LHS में हमें जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो क्या है, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। अब देखो हमने क्या करना है, इसको RHS के इक्वल प्रूव करना है। अब RHS क्या है हमारे पास, ABC इंटू 1/a + 1/b + 1/c + 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो हमें जो है कि क्या करना है, हमें इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ABC चाहिए, फिर क्या चाहिए, 1/a + 1/b + 1/c + 1 चाहिए। तो किस तरह से मुझे ABC मिलेगा और ये सब कुछ मिलेगा इस डिटर्मिनेंट से, वो देखते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फर्स्ट रो है इससे मैं A कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड रो से मैं B कॉमन ले लेता हूँ, थर्ड रो से मैं C कॉमन ले लेता हूँ। अब बज़ाहिर तो हमें फर्स्ट रो से A कॉमन नज़र नहीं आ रहा, सेकंड रो से हमें B कॉमन नज़र नहीं आ रहा, थर्ड रो से हमें C कॉमन नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको नज़र आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1 + a 1 and 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, 1 + a 1 and 1। सेकेंड रो के एलिमेंट भी लिख लेता हूँ मैं, 1 1 + b 1। थर्ड रो के एलिमेंट भी लिख लेता हूँ, 1 1 1 + c। अब देखो ये जो 1 + a है, इसको मैं अगर a से डिवाइड करके a से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 1 + a ही रहेगा। इस 1 को अगर मैं a से डिवाइड करके a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इस 1 को a से डिवाइड करके a से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 ही रहेगा। अब मुझे सेकेंड रो से b कॉमन लेना है। किस तरह से लूँगा, देखो अब इस 1 को अगर मैं b से डिवाइड करके b से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही रहेगा। इस 1 + b को मैं b से डिवाइड करके b से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 + b ही रहेगा। इस 1 को मैं b से डिवाइड करके b से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 ही रहेगा। इसी तरह से थर्ड रो से मुझे क्या करना है, c कॉमन लेना है।
तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को c से डिवाइड करके c से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 1 को c से मल्टीप्लाई करके c से डिवाइड करता हूँ, तो 1 1 ही रहेगा। इसी तरह से 1 प्लस c को मैं c से डिवाइड करके c से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 प्लस c ही रहेगा। अब देखो, मैं पहली रो से a कॉमन ले लेता हूँ, दूसरी रो से मैं b कॉमन ले लेता हूँ, तीसरी रो से मैं c कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या आएगा, अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो में 1 प्लस a अपॉन ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। सेकेंड रो में क्या आएगा, 1 अपॉन बी, 1 प्लस बी अपॉन बी, 1 अपॉन बी। बी तो मैं कॉमन ले लूँगा। इसी तरह से थर्ड रो से मैं सी कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस सी अपॉन सी, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टेकिंग ए बी and C common from R1, R2 and R3 respectively। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर A B C, A कॉमन लूँगा मैं R1 से। तो जब R1 से मैंने A कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस A अपॉन ए। क्या आएगा, 1 प्लस A अपॉन ए। अब देखो, याद रखो, 1 प्लस A अपॉन ए को मैं 1 अपॉन ए प्लस A अपॉन ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। A डिवाइडेड बाई A क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 प्लस A अपॉन ए को मैं 1 अपॉन ए प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 लिखूँगा। इसी तरह से फिर क्या लिखूँगा, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए एंड 1 अपॉन ए। इसी तरह से सेकंड रो से मैं बी कॉमन ले लूँगा, बी कॉमन ले लिया मैंने, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर क्या एलिमेंट बनेंगे सेकंड रो के, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी लिखूँगा। इसी तरह से 1 प्लस बी अपॉन बी। अब जिस तरह से ये समझाया उसी तरह से ये भी हम समझ सकते हैं। 1 प्लस बी अपॉन बी का मतलब क्या है, 1 अपॉन बी प्लस 1। इसी तरह से यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी लिखेंगे। इसी तरह से मैं थर्ड रो से सी कॉमन ले लेता हूँ, सी कॉमन ले लिया मैंने, तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सी को, तो ए बी सी हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, सी तो मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, और ये क्या होगा, 1 प्लस सी अपॉन सी का मतलब क्या है, 1 अपॉन सी प्लस 1, इस तरह से। तो आई होप कि ये बात आपको जो है कि वो समझ में आई होगी। तो ये मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मिटा दूँगा। तो लेकिन मैं यहाँ पर अब देखो क्या करता हूँ, अब देखो मुझे क्या मिला, यहाँ से ए बी सी मिला। फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकेंड रो से मैंने बी कॉमन लिया, थर्ड रो से मैंने सी कॉमन लिया, तो मुझे ए बी सी मिल गया, ए बी सी मिल गया। अब मुझे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 चाहिए। किस तरह से मिलेगा, इस डिटर्मिनेंट से मैं क्या करूँगा, रो 1 में रो 2 एंड रो 3 को मैं ऐड कर दूँगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, रो 1 में ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और रो 1 में मैं ऐड कर देता हूँ रो 2 को और रो 3 को। अब देखो 1 प्लस ए प्लस 1 में मैं 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, इक्वल टू ए बी सी लिखूँगा मैं इस तरह से। अब क्या करूँगा मैं, देखो 1 अपॉन ए में 1 अपॉन बी ऐड किया मैंने, फिर मैंने 1 अपॉन सी ऐड किया, फिर ये प्लस 1 कर दूँगा मैं। इसी तरह से 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 कर दूँगा। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। इसी तरह से 1 अपॉन ए में 1 अपॉन बी फिर 1 अपॉन सी फिर प्लस 1 कर दूँगा। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, इस तरह से कर दूँगा मैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, रो 2 एंड रो 3 को एज इट इज़ लिखूँगा। 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1। इसी तरह से 1 अपॉन बी फिर 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी एंड 1 अपॉन सी प्लस 1। रो 2 एंड रो 3 को मैंने क्या किया, एज इट इज़ लिखा।
अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझ में आ गई होगी आपके बात। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो रो 1 है इसमें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 क्या है, कॉमन है। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन फ्रॉम रो 1। ठीक है, रो 1 से हम ये कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू ABC इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये मैंने यहाँ से रो 1 से कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या होगा हमारे पास, 1 1 एंड 1 आएगा। अब रो 2 एंड रो 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1 एज इट इज़ लिखूँगा रो 2 एंड रो 3 को। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ कि इसको मज़ीद जो है मैं क्या कर देता हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। किसका, प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यानी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या करता हूँ मैं इसको, इस डिटर्मिनेंट को मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। किस तरह से, अब देखो अगर मैं कॉलम 1 से कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस कर दूँ और कॉलम 3 से भी मैं कॉलम 1 को माइनस कर दूँ तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C2 में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और C2 में से C1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एंड C3 में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और C3 में से भी मैं C1 को मैं माइनस कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ABC मैंने एज इट इज़ लिखा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 एज इट इज़ लिखा। देखो ये हमें RHS ये पार्ट तो मिल गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने अब इसको भी सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो कॉलम 2 में से कॉलम 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी 1 में से इस 1 को माइनस, पहले काम तो मैं ये करूँगा, कॉलम 1 में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हम, कॉलम 2 और कॉलम 3 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉलम 1 को सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा 1/b 1/c, इस तरह से लिखा। अब 1 में से इस 1 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 0। 1/b प्लस 1 में से 1/b में माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से 1/c में से 1/c माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से कॉलम 3 का हर एलिमेंट, कॉलम 1 के हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है कि वो क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। तो 1 में से ये 1 माइनस किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/b में से 1/b माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/c प्लस 1 में से 1/c माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब जो है हम क्या करेंगे, सिंपली रो 1 से इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब इसको एक्सपेंड करना बहुत आसान है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, रो 1 से क्या कर देंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ABC लिखूँगा इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 एज इट इज़ लिखा। अब जो है मैं क्या करूँगा, अब रो 1 से मुझे एक्सपेंड करना है। अब 0 से कुछ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट 0 ही रहेगा। लिहाजा मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये 1 में लूँगा। अब ये 1 लिया तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। बस इतना काम मैं करूँगा। अब जो है मैं क्या करूँगा, ABC इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। अब 1 1 सा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये RHS के इक्वल हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ABC को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इस एक्सप्रेशन की इक्वल हो जाए। अब देखो ABC को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लास्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ABC लिखा हुआ है। तो ABC को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ABC होगा।
अब ए बी सी को 1/a से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, बी सी आएगा। इसी तरह से प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। b से b कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, ए सी, जिसको क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, सी ए लिखा हुआ है, सी ए लिख देते हैं, ए सी लिखें या सी ए लिखें। अब प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब ए बी सी को 1/c से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो c से c कैंसिल हो जाएगा, ए बी आएगा, ए बी लिखेंगे। तो इस तरह से दिस इज़ इक्वल टू आर एच एस, तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम जो है कि प्रूव करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 भी समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक सोल्व कर चुके हैं। अब पार्ट 6 में हमें LHS पे डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको RHS के डिटर्मिनेंट के इक्वल हमने प्रूव करना है। बहुत आसानी से हम इसको प्रूव कर लेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो यानी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम किस तरह से करते हैं ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ और इस LHS को मैं RHS के इक्वल प्रूव करूँगा। किस तरह से, मैं यहाँ ले लेता हूँ LHS। तो क्या है हमारे पास LHS, अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह से। अब देखो पहला काम मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पास कॉलम नंबर 3 है उसके एलिमेंट सेम है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लेता हूँ कॉलम नंबर 3 से। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3। जब कॉलम नंबर 3 से मैं कॉमन लूँगा तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से लिखूँगा अल्फ़ा बीटा गामा, मैंने कॉमन ले लिया। अब पहले कॉलम एंड दूसरी कॉलम को मैं एज इट इज़ लिखूँगा अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 एंड 1, क्योंकि हमने कॉमन लिया है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है ये जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल बनाना है, RHS के डिटर्मिनेंट के इक्वल बनाना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि रो 1 को मैं अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा, रो 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, रो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, गैमा से। फिर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनता है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा स्टेटमेंट मल्टीप्लाई रो 1 बाय अल्फ़ा, रो 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा, रो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, बीटा से, एंड रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, गैमा से। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं रो 1 को हर एलिमेंट को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मैं डिवाइड भी करूँगा। रो 2 को अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मैं बीटा से डिवाइड भी करूँगा। इसी तरह से रो 3 के हर एलिमेंट को मैं गैमा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा मौजूद है, तो अल्फ़ा बीटा गामा से मैं क्या करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। अब देखो यहाँ पर रो 1 के हर एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। बीटा गामा को मल्टीप्लाई करूँगा अल्फ़ा से तो अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। इसी तरह से 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह से ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा में तरतीब से लिखूँगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा को तो बीटा हो जाएगा, गैमा को गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब अल्फ़ा बीटा को गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गैमा हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे गैमा को तो गैमा हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ से ये कट गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डिटर्मिनेंट आया है इस डिटर्मिनेंट से हमारे पास जो कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट, कॉलम नंबर 2 के जो एलिमेंट बने हैं वो क्या है, सेम है। तो लिहाजा यहाँ से यानी कॉलम नंबर 2 से मैं अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ टेकिंग
एल्फ़ा बीटा गामा कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 से एल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लूँगा, तो इक्वल टू एल्फ़ा बीटा गामा मैंने कॉमन लिया। तो अब कॉलम नंबर 2 से मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, यानी एल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट 1 1 1 आ जाएंगे और ये होगा एल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा, दोबारा रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एल्फ़ा से, रो 2 को बीटा से एंड रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा गैमा से। तो जब मैं रो 1 को एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर डिवाइड भी करूँगा, रो 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर डिवाइड भी करूँगा, इसी तरह से रो 3 को मैं गैमा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ और वो क्या लिखता हूँ, मल्टीप्लाई रो 1 बाय एल्फ़ा, रो 2 बाय बीटा एंड रो 3 बाय गामा। ठीक है, तो अब जब रो 1 को एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ डिवाइड भी करूँगा मैं, तो ये एल्फ़ा बीटा एंड गामा लिखा मैंने, यहाँ पर क्या करूँगा, एल्फ़ा बीटा एंड गामा से डिवाइड भी करूँगा। अब एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा रो 1 को, तो एल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। एल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एल्फ़ा हो जाएगा, एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा तो एल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा और यहाँ क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, गैमा क्यूब हो जाएगा, ये गैमा हो जाएगा, गैमा स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो कॉलम 1 है वो यहाँ पर कॉलम 3 है RHS में, यहाँ जो कॉलम नंबर 2 है वो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 है, यहाँ जो कॉलम नंबर 3 है वो यहाँ पर कॉलम नंबर 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरचेंजिंग द कॉलम्स करूँगा, यानी कॉलम्स को इंटरचेंज करूँगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 को इंटरचेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटरचेंजिंग कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो क्या होगा मेरे पास, अब देखो कॉलम नंबर 1 की जगह मैं कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट लिखूंगा, एल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से, और कॉलम नंबर 2 की जगह कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट लिखूंगा, एल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब एंड गामा क्यूब इस तरह से। और कॉलम नंबर 3 में एज इट इज़ लिखूंगा, एल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इस तरह से। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अच्छा अब जब मैंने दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो हमें पता है साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी। अब देखो मुझे क्या करना है कि अब कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 की जगह मैं आपस में क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नाउ इंटरचेंजिंग C2 एंड C3 इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है कि ये क्या है, माइनस की साइन है, तो फिर क्या हो जाएगी, अगेन किसकी साइन आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी। और जो है कि मैं कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 को इंटरचेंज करता हूँ। अब कॉलम नंबर 1 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, एल्फ़ा बीटा एंड गामा। कॉलम नंबर 2 की जगह मैं कॉलम नंबर 3 को लिखूँगा, एल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और जो है कि कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 की जगह लिखूँगा, एल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब इस तरह से। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, एल्फ़ा स्क्वायर एल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब गामा स्क्वायर, और ये क्या होगा, गामा क्यूब हो जाएगा इस तरह से। अब दिस इज़ इक्वल टू RHS, तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया।
तो इस तरह से हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।